हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज़ एस अकाउंट्स विथ मी अनिकांत। आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विथ ईज वाले सेक्शन पे इस चैनल के, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम CBSE टर्म 2 एंटरप्रेन्योरशिप का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा सैम्पल पेपर इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि CBSE ने किस ब्लूप्रिंट पे ये सैम्पल पेपर को इशू किया है, कितने सेक्शंस में ये सैम्पल पेपर डिवाइडेड है। तो 3 सेक्शन में ये सैम्पल पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन A, B एंड C एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सेक्शन A जो है उसमें दोस्तों 6 क्वेश्चंस हैं, हमको कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रख सकते हैं। सेक्शन B 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको कोई 4 ही करने हैं, तो यहाँ पर एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रह सकता है। और जो लास्ट सेक्शन है, हाईएस्ट मार्क्स का जो सेक्शन रहेगा, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हैं। ये एक बेसिक आइडिया हो गया। तो बेसिकली 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे इस पेपर के अंदर। मैं इंटरनल चॉइसेस को इग्नोर करता हुआ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें तो मेक श्योर कि आपके पास चॉइसेस हैं, पूरा पेपर ना करें। 35 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम अलॉट होगा पेपर सॉल्व करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली टर्म 1 की तरह एक ही सेट आएगा पूरे क्लासरूम के लिए, तो बाकी पेपर्स की तरह इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं आने वाला है, एक ही सेट प्रिपेयर होके आएगा। सो द होल क्लास वुड बी अपियरिंग फॉर द सेम पेपर, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली आई एम स्पीकिंग। रेस्ट इज अप टू CBSE एंड यू एंड आई बोथ विल कम टू नो ऑन द डे ऑफ पेपर ओनली। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन A, तो सेक्शन A के अंदर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिस टॉपिक से पर्टेन करता है वो है EOQ। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में काफ़ी समय से पूछते आ रहे हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, ये बता दीजिए, क्या आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों कुछ बातें जो एकदम क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात, मेरे हिसाब से ये जो प्रैक्टिकल टॉपिक है EOQ और ROI या ROE, इन दोनों पे ही पक्का क्वेश्चन आने वाला है। टर्म 2 के सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं उन पे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है। मैं नया कंटेंट नहीं अपलोड कर पा रहा, दैट डजंट मीन कि टर्म 2 का कंटेंट चैनल पे नहीं है। चैनल पे कंटेंट है, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, क्विक रिकैप वीडियोस भी है, यू कैन मेक यूज ऑफ देम फॉर योर प्रैक्टिस। सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जितना भी टाइम मिलेगा पूरी कोशिश रहेगी और वीडियोस लाने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन EOQ पे है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। EOQ का टॉपिक देखिएगा, एनुअल क्वांटिटी। EOQ होता क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक लेटेस्ट अपलोड वीडियो भी है इस टॉपिक पे। EOQ हमें पूछा है, एनुअल क्वांटिटी ऑफ जैकेट सोल्ड बाय मेघना वूल मार्ट इज 12,000 एट द रेट ऑफ 1,000 पर जैकेट। ये सेलिंग प्राइस है उस जैकेट की, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स इज 500। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 500 रुपये का, दैट इज O। और उसके बाद इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 300 रुपये पर एनम, दैट इज C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। EOQ का जो फॉर्मूला होता है उसमें मेरे को 3 चीज़ें चाहिए। आई नीड A, एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर ये जो जैकेट बेच रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये बने बनाए जैकेट खरीदते होंगे और फिर उनको बेच देते होंगे, तो जितने जैकेट्स इनको बेचने उतने के उतने इन्हें परचेज भी करने पड़ेंगे। तो एनुअल कंजम्पशन जो है वो 12,000 जैकेट्स का है। O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दे रखा है 500 का। और C इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को इन्वेंट्री में पूरे साल में रखने की जो कॉस्ट आती है वो है 300। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आई नो फॉर्मूला अलग दे रखा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में चालू मत हो जाना कि वहाँ पे फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे ये क्यों बता रहे हो। टेक्स्ट बुक के अंदर जिस सोर्स मटेरियल से कॉपी किया गया वहाँ पे ये फॉर्मूला था। ये टॉपिक आगे भी प्रोफेशनल लेवल पे आता है, वहाँ पर आप जहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यही फॉर्मूला दिखेगा, विच इज़ 2AO अपॉन C का स्क्वायर रूट। दिस इज द फॉर्मूला। ऑल आई नीड टू डू नाउ इज प्लेस द फिगर्स इन दिस फॉर्मूला एंड आई विल गेट माई आंसर्स। तो मैं यहाँ फिगर्स प्लेस कर देता हूँ। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन जो है दोस्तों 12,000 का है। O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 रुपये की है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है वो 300 रुपये की है।
और मुझे इसका स्क्वायर रूट भी करना है। दोस्तों स्क्वायर रूट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आने वाला है इसके अंदर। 2 इंटू 12,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 300 आपको ये मिलेगा व्हेन यू विल फर्दर सॉल्व इट 40,000 स्क्वायर रूट के अंदर। नाउ टू सिंप्लीफाई इट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट एज 4 इंटू 100 इंटू 100 एंड स्क्वायर रूट। अब इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स आप निकाल लीजिए, मतलब 4 का परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए 2 इंटू 10 इंटू 10 और अब स्क्वायर रूट में हटा सकता हूँ, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 200। तो ये 200 जैकेट्स आपका फाइनल आंसर है। एक ऑर्डर आपको जब मंगाना है तो आपको 200 जैकेट्स मंगाना चाहिए। 200 जैकेट से ज़्यादा का ऑर्डर करोगे आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी, 200 जैकेट से कम का ऑर्डर करोगे आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। क्यों, ये मैंने बहुत अच्छे से EOQ वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। वो EOQ वाला डेडिकेटेड वीडियो आप देख लीजिए, आपका EOQ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर जिस भी सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है, 2 या 3 में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, आपका पक्का सही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट एनी 2 रीजंस फॉर कैपिटल मार्केट्स बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर कैपिटल मिलती है। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर the companies or entrepreneurs that require funds can come, and investors who want to invest their surplus money can also come and invest in those companies. Capital market वो market है जहाँ से companies अपनी capital raise करती है, right? कैपिटल मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है फंड्स को रेज करने का, इसके 2 रीज़न बताने हैं। देखिए पहला रीज़न जो है वो है कि फिनेंशियल रिसोर्सेज जो है, फिनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली पैसा रेज करने का ये नेशन वाइड सोर्स है, ठीक है ना। आपको फंड्स रेज करने ना तो किसी भी कंपनी को पूरी कंट्री में से जहां पे भी जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। कंपनी कैपिटल मार्केट में जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट में जाएगी, तो वहां पर कंपनी को एक एडवांटेज रहेगा कि सारे कंट्री के इन्वेस्टर्स को वो बता सकती है अपनी कंपनी के बारे में, एंड एनीवन लिविंग एनीवेयर इन इंडिया कैन इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो एक्सेस टू फंड्स एंड एक्सेस टू इन्वेस्टर्स पैन इंडिया मिल जाती है, पहला फायदा। दूसरा है अगर आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए, कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, तो भी आपको फाइनेंशियल मार्केट से, कैपिटल मार्केट से मिल जाएगी। देयर आर वेज इन विच इंडियन कंपनीज कैन रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट एज वेल। आप इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बना सकते हैं। आपके कोर्स में कवर्ड नहीं है, कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे होता है। तो इंडियन कंपनी अपने शेयर किसी इंडियन कस्टोडियन के पास रखवा के फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनवा के फॉरेन से भी पैसा रेज कर सकती है। तो फॉरेन कैपिटल रेज करने के लिए, नो हाउ रेज करने के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी इससे। इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट क्यों होगी? जिन लोगों को फंड्स रिक्वायर्ड है, जिन एंटरप्रेन्योर्स को फंड रिक्वायर्ड है, आप सरप्लस मनी जो इन्वेस्टर्स के पास है वो उन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाएंगे, वो उसे किसी प्रोडक्टिव पर्पस पे लगाएंगे, कंपनी रिटर्न अर्न करेगी और वो रिटर्न इन टर्न इन्वेस्टर्स को भी मिलेंगे। तो पूरे देश की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी, ठीक है। तो फॉरेन कैपिटल लेने के काम आ जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो फास्टर रेट पे हो जाएगी, देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके बाद इफेक्टिव अलोकेशन होगा पैसों का। देखो जो सेविंग्स हैं जो इन्वेस्टर्स के पास, उनके घर पड़ी हैं, वो घर पड़े पड़े डेप्रीशिएट हो रही है, बेसिकली परचेजिंग पावर जा रही है उस पैसे की। वो पैसा इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, वो नहीं कर रहा। वो पैसा और बढ़ाया जा सकता है इन्वेस्ट करके, पर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हैं। वो कैपिटल मार्केट के थ्रू ये इंश्योर होता है कि ये जो पैसा है ये इफेक्टिवली अलोकेट हो प्रोडक्टिव सोर्सेज पे, मोबिलाइज होंगे। मोबिलाइज मतलब मूवमेंट होगा फाइनेंशियल रिसोर्स का, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगी लोगों के पास। एक ही सोर्स नहीं है जहाँ इन्वेस्ट करना, मल्टीपल कंपनीज हैं। तो आप जो भी कंपनी आपको समझ में आती है आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें आप अपनी कैपिटल लगाएंगे इन्वेस्टर्स। तो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो हाईएस्ट यील्डिंग प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे। और अंडर डेवलप्ड प्रायोरिटी एरियाज़, जो ऐसे एरियाज़ है जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड का मतलब है कि वहाँ ग्रोथ का सबसे ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है। वहाँ पे 10% 20% का रिटर्न नहीं मिलेगा, मल्टीपल्स में रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वहाँ ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है।
ठीक है ना। तो उनको प्रमोट किया जाएगा और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अलग अलग सेक्टर को सभी को पैसा मिलेगा। सिर्फ उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा जिनके पास ईजी एक्सेस है मार्केट के अंदर या ईजी एक्सेस है टू फंड्स, यहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैपिटल मार्केट में। सो दीज आर द रीजंस कैपिटल मार्केट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपको कोई 2 बताने थे, इन्होंने 3 बताए, इन 3 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, इन 3 के अलावा भी और हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनिल साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ फिलारी ग्रुप टू बॉटल एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड, नेम्ड है उसका किकापो, ठीक है। अनिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ग्रुप के साथ, फिलारी ग्रुप के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि बॉटल करना है, मतलब उस सॉफ्ट ड्रिंक को बॉटल में डालना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, आपको बेचना है उनकी सॉफ्ट ड्रिंक को, जिसका नाम है किकापो। द टेस्ट ऑफ दिस सॉफ्ट ड्रिंक वॉज यूनिक, थोड़ा यूनिक टेस्ट है, एंड इट बिकेम द मोस्ट प्रिफर्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम्ड बाय टीनेजर्स, टीनेजर्स बड़ा पसंद करते हैं इसको। द अग्रीमेंट स्टेटेड दैट Anil should use the same ingredients used by Filari Group. उस सॉफ्ट ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाएंगे वो फिलारी ग्रुप बता रहा है अनिल को, करेक्ट है। While bottling the product, identify and give the meaning of this type of enterprise. ये कौन से टाइप का एंटरप्राइज है? देखिए ये जो अग्रीमेंट हुआ है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन अनिल एंड फिलोरी ग्रुप, ये जो अग्रीमेंट है दोस्तों ये फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट है, करेक्ट है। व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट? फ्रेंचाइजिंग इज एन अग्रीमेंट जिसमें 2 पार्टीज होती है, एक पार्टी जो कहलाती है फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर की एक बनी हुई ब्रांड है, इस ब्रांड को मैं कह सकता हूं ये जो किकापो है ये इसकी स्टैब्लिश ब्रांड है, वो अपनी ब्रांड को यूज करने के लिए दे रहा है किसी दूसरी पार्टी को, और ये जो दूसरी पार्टी है मिस्टर अनिल, ये हो जाएंगे फ्रेंचाइजी। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट में फ्रेंचाइजर अपनी ब्रांड, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए दे रहा है, अनिल को यूज करने के लिए दे रहा है, फ्रेंचाइजी को यूज करने के लिए दे रहा है, और उसके बदले फ्रेंचाइजी को अनिल को देनी पड़ेगी रॉयल्टी। भाई पीजी ग्रुप जो है, फिलोरी ग्रुप जो है, वो बताएगा अनिल को कि उसको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो अपनी रेसिपी दे रहा है, एस्टैब्लिश ब्रांड दे रहा है, टीनेजर्स को पसंद है, तो उसके बदले अनिल को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी पीजी को। तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजिंग का हो गया, करेक्ट है। अब ये कौन से टाइप की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी है? फ्रेंचाइजिंग तो ओवरऑल हुआ, अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग होती है। तो यहाँ पर कितनी टाइप्स की फ्रेंचाइजिंग होती है? प्रोडक्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिजनेस होती है, बिजनेस फॉर्मेट होती है। ये जो फ्रेंचाइजिंग है ये मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है वो रेसिपी बता रहा है उसको, और आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली बेवरेज इंडस्ट्री और बॉटलिंग के अंदर का ही एग्जाम्पल दे रखा है टेक्स्ट बुक में भी। तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक की लाइंस कोट करके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एनसीईआरटी आपको वर्ड टू वर्ड रीड करके जानी है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियोस के नोट्स यूज़ करिए। कंटेंट जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके लिए आप टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की यूज़ करिए, कोई और दूसरी बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज़ रेफरेंस बुक्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे पब्लिकेशन की आती है, टर्म 1 में भी मैंने पब्लिकेशन बताए थे, आप किसी भी पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हैं। पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हों और ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी है ये मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, एंड दैट इज़ इट, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द 2 अप्रोचेज used in sales strategy by a company while retaining its present customers and when attracting new customers। देखिए दोस्तों, जब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सेल्स स्ट्रैटेजी 2 तरह की बता रखी है, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी और इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आप कस्टमर को इन्फॉर्म करते हुए, कस्टमर को सेल्स पिच करते हुए कंपटीशन का नाम लेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स कंपटीशन के हाईलाइट करेंगे। आप बताएंगे कि मेरा प्रोडक्ट क्यों कंपटीशन से बेटर है, ये बेसिकली नेगेटिव सेलिंग होती है, ठीक है। और जब इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी होगी तो मैं कंपटीशन का नाम नहीं लूँगा, मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स हाईलाइट करूँगा सटल वे में। ये सेल्स स्ट्रैटेजी बताया हुआ है।
बट जिस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें ये अप्रोच से आंसर अप्लाई नहीं होगा, तो ये जनरल वे में आपको आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कंपनी अपने प्रेजेंट कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या करे। तो प्रेजेंट कस्टमर्स जो है वो आपसे नोन है, ठीक है ना, तो उनसे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो करंट कस्टमर्स जो है, करंट कस्टमर्स हैं, उनको पर्सनल कम्युनिकेशन चाहिए, वो पहचानते हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो उनको नए फीचर्स के बारे में बताइए, बेनिफिट्स के बारे में बताइए, उनको एंगेज रखने के लिए। तो उनको प्रमोशंस, रेफरल डिस्काउंट्स और ऐसी चीज़ें बताइए, करेक्ट है। वहीं पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं, जो नए कस्टमर्स बन सकते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट कस्टमर्स, करंट कस्टमर्स को तो आप क्या करेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे, और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको कम्युनिकेशन चाहिए जो उनको ब्रांड के बारे में बताएगा, है ना, और प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। करंट कस्टमर है, उसको ऑलरेडी पता है कि ये मेरी प्रोडक्ट सॉल्व, ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ कस्टमर, सो दैट पर्सन नीड्स पर्सनल कम्युनिकेशन। और वहीं पोटेंशियल कस्टमर्स को ब्रांड और इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, तो उनको पर्सनल कम्युनिकेशन की जगह मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स यूज़ किए जा सकते हैं। सेल्स स्ट्रैटेजी का जो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी और इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी है वो एज सच यहाँ इतना अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, तो ये मैं कहूँगा ओपन एंडेड सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिनर्जी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल सिनर्जी। सबसे पहले समझते हैं कि सिनर्जी क्या होता है। देखिए सिनर्जी का मतलब है जब दो डिफरेंट एंटरप्राइज कंबाइन होते हैं, साथ में मर्ज कर रहे हैं या एक्विजिशन हो रहा है, उस एक्विजिशन में वो दोनों के एक्विजिशन के पीछे रीज़न होता है कि उन पे सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे। सिनर्जी का मतलब होता है कि मान लीजिए दो कंपनीज हैं, कंपनी ए की कोई वैल्यू है और कंपनी बी की भी कोई इंडिविजुअल वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू कंबाइन कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इंडिविजुअली, वैल्यू ऑफ कंपनी ए एंड वैल्यू ऑफ कंपनी बी वुड बी लेस देन द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी टुगेदर। जब ए और बी आपस में मर्ज हो जाएंगे तो उनकी कंबाइंड वैल्यू जो होगी वो उनके इंडिविजुअल वैल्यू के सम से ज़्यादा आ जाएगी। ये सिनर्जी का फ़ायदा मिला। वो दोनों कंपनियां इतनी कंपैटिबल थी एक दूसरे से कि साथ काम करने में उनको एडेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं। किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, साथ काम करने में स्केल बढ़ जाएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे, डेट बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, दोनों की कॉम्पिटेंसी साथ मिलके थोड़ा एक्स्ट्रा बेटर काम करने के लिए हो जाएंगी, दोनों कंपटीशन अब नहीं रहेंगी एक दूसरे का, करेक्ट। तो दे हैव दी पावर नाउ टू चार्ज मोर फ्रॉम द कस्टमर्स, दे वुड इन्वेस्ट लेस ऑन बीटिंग ईच अदर रादर देन ग्रोइंग द बिजनेस टुगेदर। तो इसको सिनर्जी बेनिफिट्स बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिनर्जी एंड व्हाट इज फाइनेंशियल सिनर्जी। तो सिनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है सिनर्जी बेनिफिट का मतलब तो हम समझ गए कि दो कंपनियां साथ में काम करेंगी तो उनकी एडेड वैल्यू उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी। अब सिनर्जी दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग सिनर्जी है और दूसरी फाइनेंशियल सिनर्जी है। ऑपरेटिंग सिनर्जी में मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिनर्जी का मतलब होता है कि साथ काम करने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, करेक्ट है। जो मशीन्स, मल्टीपल मशीन्स लगा रखी थी अब एक ही मशीन से काम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बल्क में परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेंगे वेंडर से, बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। फिनेंशियल सिनर्जी में क्या है? फिनेंशियल सिनर्जी में है कि टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। टैक्स बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? एक कंपनी के अगर कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो उन लॉसेस को मैं मेरे प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर सकता हूँ, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। डेट बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट है। एक कंपनी के पास अच्छा क्रेडिट रेटिंग है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग और मेरी कंबाइंड क्रेडिट रेटिंग बेटर हो जाएगी, उसके एसेट्स भी अब मैं एज अ कोलैटरल दे सकता हूँ, उसके सरप्लस कैश को यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास
एक कंपनी के पास कैश है और दूसरी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसका कैश उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है. सो दीज आर फाइनेंशियल सिनर्जीज दैट अ कंपनी कैन ऑब्टेन. तो ऑपरेटिंग सिनर्जी क्या होती है? कॉस्ट सेविंग्स है. कीवर्ड्स याद रखिएगा, उनको हाईलाइट करके लिख दीजिएगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगला कीवर्ड है. कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं, वो बात याद रखनी है, ठीक है. इंक्रीज स्केल ऑफ ऑपरेशन से फ़ायदा मिलेगा, ओवरऑल फर्म की ग्रोथ होगी. फाइनेंशियल सिनर्जी के अंदर फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर लिखा है टैक्स बेनिफिट, लोअर टैक्सेस हो जाएंगे, डेट बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आइडियल कैश का बेटर यूज़ हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी नीचे समझाया, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग सिनर्जी एंड फाइनेंशियल सिनर्जी. आगे पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन. एनलिस्ट एनी 4 मेन पब्लिक रिलेशन टूल्स. तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए कंपनी या एंटरप्रेन्योर जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेगा, वो एक्टिविटीज़ जो होती है वो पब्लिक रिलेशन हो जाता है, ठीक है. पब्लिक के अंदर कौन आएगा? पब्लिक के अंदर एवरीवन इज कवर्ड. योर सप्लायर इज कवर्ड, your customers are covered, your stakeholders are covered, your potential investors are covered, government is covered and general public is covered. जिस environment में आप exist करके अपने business को operate कर रहे हो, उस environment में exist करने वाली public relation के अंदर public की definition में आएगी. अब public relation का मतलब क्या होता है? वो सारी activities जो entrepreneur करता है, इन सारी public से अच्छे relation maintain करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ पब्लिक रिलेशन में कवर होती है. तो अच्छे पब्लिक रिलेशन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन है. टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन में क्या आता है? आप मीडिया में रिलीजेस करेंगे, करेक्ट है, किसी भी तरह के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आपके प्रोडक्ट के एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे, हाउ योर प्रोडक्ट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे. स्पेशल इवेंट्स करवाएंगे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, ग्रैंड ओपनिंग्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट कर सकते हैं, करेक्ट है. स्पीच दे सकते हैं, आपके इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ योर कंपनी, की मैनेजरियल पर्सन आकर स्पीचेस दे सकते हैं, उनकी स्पीच सुनने में इंटरेस्टेड होंगे लोग. प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उसके अंदर. एजुकेशनल प्रोग्राम्स करा सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म कर रहे हैं या प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं आप लोगों को, करेक्ट है. एनुअल रिपोर्ट, ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं आप, ठीक है. स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई क्रिकेट लीग, स्पोर्ट्स लीग, कोई पोएट्री कंपटीशन, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं, कोई सिंगिंग शो को स्पॉन्सर कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू, एन एंटरप्रेन्योर कैन डू टू मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन, ठीक है. सो बेसिकली ये टूल्स होते हैं पब्लिक रिलेशन के, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक डायग्राम बनाया हुआ हमारे लिए. कैश से स्टॉक ऑफ गुड्स, वहाँ से सेल्स और सेल्स से फिर से डेटर्स. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस हुज ऑपरेटिंग साइकिल इज रिप्रेजेंटेड अबव. तो टॉपिक जिसकी बात हो रही है वो है ऑपरेटिंग साइकिल. अब ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली एक फंडा है, एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक बार जो आपके पास कैश था, उस कैश को आप अपने ऑपरेशंस में एम्प्लॉय करेंगे. मेरे पास कैश था, उस कैश को मैं अपने ऑपरेशंस में एम्प्लॉय कर दूंगा, लगा दूंगा. तो उस कैश से मैं आपको मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है वो डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ. तो कैश होगा, उस कैश से मैं रॉ मटेरियल परचेज करूँगा, वो रॉ मटेरियल पे मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूँगा, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करूँगा, मतलब उस रॉ मटेरियल पे लेबर को काम से लगवाऊँगा, कुछ दूसरे खर्चे करूँगा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा. वो वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा. वो फिनिश गुड्स बिक जाएंगे तो वो डेटर्स बनेंगे और वो डेटर्स फिर से कैश बन जाएगा. सो दिस इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल, करेक्ट है. ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है. जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट चाहिए एक बिजनेस को. ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग साइकिल है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है और वो वर्क इन प्रोग्रेस बन रहा है और फिर फिनिश गुड्स बन रहा है. स्टेजेस है, रॉ मटेरियल से स्टॉक ऑफ गुड्स बनने में 2 स्टेज और आती है. पहले रॉ मटेरियल आएगा, क्या कैश से फिनिश गुड्स बनने में 2 स्टेजेस आती हैं.
पहले रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, फिर फिनिश गुड्स आएगा। नीचे जो ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है उसमें मेरे पास क्या था दोस्तों, कैश था, और वो कैश सीधा स्टॉक ऑफ गुड्स बन गया। मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है। इसका मतलब ये जनाब रिटेलर है, बने बनाए गुड्स खरीदते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। तो कैश था, कैश से गुड्स खरीदे, गुड्स को बेचे, डेटर बना, डेटर से वापस कलेक्शन हो गया, कैश आ गया। तो कौन सा बिजनेस है जिसके ऑपरेटिंग साइकिल की बात हो रही है, ये है रिटेलर। करेक्ट। एनालाइज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाइड इन ए। तो रिटेलर को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम चाहिए। वाई? रीजन नंबर 1, इसका ऑपरेटिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कम होगा, है ना। तो इसके फंड्स जो फंसे रहते हैं वो सिर्फ स्टॉक में और डेटर में फंसे हुए हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के स्टॉक कितने फंसे हुए हैं, कैश कितना फंसा हुआ है। पहले तो वो रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है, अब ये रॉ मटेरियल WIP बने, WIP फिनिश गुड्स बने, फिनिश गुड्स सेल हो, फिर डेटर आ गया, डेटर से कलेक्शन होगा, तब जाके ये कैश वापस कैश बनेगा जो मैंने ऑपरेशन में लगाया था। तो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो मैं कहाँ से करूँगा, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल से आएगा, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था वो तो ऑपरेशन में लग गया ना। करेक्ट है। बट वहीं रिटेलर को ये ऑपरेटिंग साइकिल उसका छोटा है तो उसको कैश कम चाहिए, क्योंकि उसका जो कैश है एक बार स्टॉक में जाता है, डेटर फिर वापस आ जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है। दूसरा, इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों कम चाहिए, क्योंकि रिटेलर का स्केल छोटा रहता है। करेक्ट है। रिटेलर्स को क्रेडिट बेटर मिल जाता है, ठीक है ना। रिटेलर्स होलसेलर से क्रेडिट पे खरीद सकते हैं और अपने कस्टमर को कैश पे बेचते हैं, मोस्टली रिटेलर्स डज दैट। तो इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन रीजंस की वजह से कम चाहिए। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो कोई ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट आंसर था, और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, कन्वर्जन नहीं करना है गुड्स का, तो ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्टर रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। इन्होंने एक रीज़न दिया, मैंने आपको 2 रीजंस और साथ में बता दिए, एनी वन वुड बी ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, प्लीज़ डू मेक यूज़ ऑफ दैट वीडियो एंड यू वुड बी डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन ROI और ROE इज़ देयर। जो कॉमर्स के बच्चे उनको मैं बता दूं कि बेटा जो आपने ROI का फॉर्मूला अकाउंटेंसी में सीखा था, यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगता है। कंसेप्चुअली वो फॉर्मूला सही है, बट NCERT में यहाँ दूसरा फॉर्मूला दे रखा है, तो हमको वही यूज़ करना पड़ेगा। ROI का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE का जो फॉर्मूला है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी फंड। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, जिसमें से बोरोड फंड 4 लाख रुपए के, मतलब जो ओनर्स फंड है या इक्विटी है वो हो जाएगा 4 लाख रुपए का। करेक्ट है। इंटरेस्ट रेट पर एनम 10% की है। ये जो 6 लाख का लोन है इस पर 10% 60,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मंथली सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ दे रखे हैं, सैलरी और रेंट में आते हैं वो, यूटिलिटीज़ में आते हैं वो, डिप्रीसिएशन 10,000 का दे रखा है। ऊपर वाले जितने भी खर्चे हैं और जो रेवेन्यू है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो मंथली दे रखी है। बट ये डिप्रीसिएशन जान करके इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए अमाउंट ऐसा लिया है कि आपको लगेगा पर मंथ है, पर बोला नहीं है इसके आगे कि पर मंथ है ये। तो जब ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं हो तो डिप्रीसिएशन का आप मानेंगे कि ये पूरे साल का है, क्योंकि कुछ बता नहीं रखा, ठीक है। और बाकी सारे पर मंथ दे रखे हैं। देयर आर 2 ways टू सॉल्व इट। आप मंथ का EBIT मतलब मंथ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो एनुअल हो जाएगा, या पूरा कैलकुलेशन ही एनुअल चलाइए। मेरा सजेशन रहेगा कि कैलकुलेशन एनुअल चलाइए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो रहेगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट। ये करने के बाद जो ऑब्टेन होता है उसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। नहीं समझ में आता कोई टेंशन मत लो, उसमें से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन पड़ा होगा, फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको ऑब्टेन होगा उसे कहा जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इंटरेस्ट दोस्तों, तो जो ऑब्टेन होगा उसे कहा जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टैक्स, तो जो बचेगा वो हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमको कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, यानी कि ओनर्स फंड। ठीक है, इक्विटी तो मुझे बहुत पहले से पता है 4 लाख रुपए की है, इसको इंटू 100 करना पड़ेगा रेट बनाने के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आइए मैं कैलकुलेट करता हूँ। सेल्स जो है मंथली सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख इंटू 12 एनुअल सेल्स हो जाएगी 72 लाख की। 6 लाख इंटू 12, तो एनुअल सेल्स जो है वो 72 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है मेरे को 3 लाख पर एनम, तो साल की 36 लाख रुपए हो जाएगी। करेक्ट है, तो 72 लाख माइनस 36 लाख 48 लाख रुपीज़ का जो है मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आई बेग योर पार्डन, 36 लाख रुपीज़ का आ जाएगा ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो साल की हो जाएगी ये 24 लाख रुपीज़। इस 24 लाख में 10,000 का डिप्रीसिएशन भी ऐड होगा, क्योंकि ये भी फिक्स्ड एक्सपेंस ही होता है। एसेट स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिप्रीसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो हो जाएगी 24 लाख 10,000। ठीक है, 36 लाख का मेरा कंट्रीब्यूशन था, 24 लाख 10,000 का इसमें से माइनस हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, तो 11 लाख 90,000 का आ जाएगा मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से मेरे को इंटरेस्ट माइनस करना है। मेरे बोरोड फंड है 6 लाख रुपए के, 6 लाख पे 10%, 60,000 रुपये का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। 11,30,000 रुपये का मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स रेट क्वेश्चन में मेंशन्ड है 20% की, तो 11,30,000 रुपये पर 20% मेरा टैक्स लगेगा। जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर टैक्स लगता है। करेक्ट है दोस्तों, तो 11,30,000 पे 20% का मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 2,26,000। ये टैक्स मैं पे कर दूंगा, तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आएगा वो आ जाएगा 9,04,000 रुपीज़ का। करेक्ट है, 9,04,000 का। अब ये 9,04,000 का टैक्स जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो मेरे फॉर्मूले में प्लेस कर दूंगा, तो मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा डिवाइड बाय 4 लाख परसेंटेज, दैट इज़ 226%। अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या ये क्वेश्चन अच्छे से ड्राफ्टेड है, तो मैं कहूँगा अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं है, क्योंकि दिस इज द रिडिक्युलस अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी टू ऑब्टेन। आपने अगर 1 रुपया खुद का लगाया, तो आपने उस 1 रुपये पे 2.26 फर्स्ट ईयर में ही अर्न कर लिया। 100 रुपये खुद के, उस पर 226 रुपये आपने अर्न कर लिए। 226% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। 20%, 30%, 40% तक भी समझ में आता है, 100% बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो 226% है। तो वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ गलती करवाने के लिए जान करके ये डिप्रीसिएशन ऐसा दिया हुआ है कि आप डिप्रीसिएशन को पर मंथ मान लें और वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं अब हम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन प्रमोशन स्ट्रैटेजी। प्रमोशन स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्स स्ट्रैटेजी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो अभी थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन में कवर हुआ था। प्रमोशन स्ट्रैटेजी में ATL, BTL, TTL, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग में AID, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, AID है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। और रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ATMC, एम, टारगेट, मीडिया एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। यहाँ पे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेज इन प्रमोशन स्ट्रैटेजी, तो ATL, अबव द लाइन। अबव द लाइन के कीवर्ड्स याद रखने हैं। अबव द लाइन, अबव द लाइन इसका मीनिंग क्या है? देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन के इस तरफ एंटरप्रेन्योर है और इस तरफ कंज्यूमर है, कस्टमर है। करेक्ट है, मैं इस लाइन के पीछे पीछे रह रहा हूँ, कंज्यूमर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो मैं ATL फॉलो कर रहा हूँ। करेक्ट।
अब मैं इस लाइन को क्रॉस करके आगे आ जाता हूँ, इस लाइन के आगे आ जाता हूँ, डायरेक्टली कस्टमर से जाके इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं बिलो द लाइन हूँ, करेक्ट है। और जब मैं लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम क्रॉसिंग द लाइन, आई एम बिटवीन द लाइन, तो थोड़ा मैं ATL भी चल रहा हूँ और थोड़ा मैं BTL भी चल रहा हूँ, सो दैट इज TTL, थ्रू द लाइन। 3 तरह की स्ट्रैटेजी होगी, अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन, करेक्ट है। 3 तरह की प्रमोशन स्ट्रैटेजी। अब आइए तीनों को समझ लेते हैं। अबव द लाइन में आई एम नॉट डायरेक्टली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ माई कंज्यूमर, तो अबव द लाइन के अंदर क्या होगा, मैं मास मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ, आई एम हैविंग नॉट अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन बट आई एम हैविंग एन इंटरेक्शन विथ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एट वन। तो मास मीडिया कम्युनिकेशन, टेलीविजन है, ऑनलाइन मीडियम है, प्रिंट है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिलो द लाइन के अंदर मैं ऐसे मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक है, मेमोरेबल है, एक्टिविटी वो फोकस्ड है, टारगेटेड ग्रुप के अंदर, बहुत ही द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट आर enjoying माई और दैट आर एक्सपीरियंसिंग माई प्रमोशन स्ट्रैटेजी आर फ्यू। तो डायरेक्ट इंटरैक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रांड डेवलपमेंट करने के लिए, अवेयरनेस बनाने के लिए की जाती है। थ्रू द लाइन के अंदर ऐसी प्रमोशन स्ट्रैटेजी है जहाँ पे अबव द लाइन और बिलो द लाइन दोनों के मेथड चल रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली क्रॉसिंग द लाइन। तो मैं मास कम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहा हूँ और डायरेक्ट इंटरैक्शन भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एयरप्लेन है, एयरप्लेन के ऊपर मेरी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल, और एयरप्लेन के अंदर बैठेंगे तो जो एयर होस्टेस स्टाफ है या फ्लाइट स्टीवर्ड्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बता भी रहे हैं और कह रहे हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे परचेज कर सकते हैं ऑन दैट वेरी एयरप्लेन। तो ये थ्रू द लाइन वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलैबोरेट ऑन एनी 3 टाइप्स ऑफ मर्जर। कोई भी 3 तरह के मर्जर इलैबोरेट करने। मर्जर का मतलब है 2 बिजनेसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक एंटरप्राइज जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा, करेक्ट है। या तो A और B मिलकर एक नई कंपनी बना देंगे AB, या A और B मिलकर एक बिगर A बन जाएगा, B उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। एक्विजिशन के अंदर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अक्वायर करता है, उसकी ओनरशिप बदल जाती है बिजनेस अक्वायर्ड की, बट एक नया एंटरप्राइज फॉर्म नहीं हुआ है और दोनों ही एंटरप्राइज ने अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोई है। तो A ने B को अक्वायर किया, अब B का मालिक A हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि B बंद हो गया, करेक्ट है। बट A और B के बीच में मर्जर होगा तो B खत्म हो जाएगा। या तो दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना देंगे AB, या A के अंदर B एक ब्रांच या डिपार्टमेंट हो जाएगा और एक बड़ा A फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट है। तो मर्जर्स के टाइप, एक्विजिशन के टाइप होते हैं फ्रेंडली, बैक फ्लिप, वो एक्विजिशन है। अभी मर्जर्स के टाइप पूछे इन्होंने, ठीक है। मर्जर के अंदर पहला आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर को आपको याद रखने के लिए क्या करना है, ये 2 ऐसी कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा है जो अनरिलेटेड टू ईच अदर है, दोनों के बीच में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग बिजनेस करते हैं दोनों। एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है तो एक क्लोथिंग टेक्सटाइल कंपनी है, इन दोनों के बीच में मर्जर हो रहा है, अनरिलेटेड है। 2 टाइप के कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स होते हैं, प्योर और मिक्स्ड। प्योर मर्जर के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इन कॉमन एट ऑल। मिक्स्ड के अंदर 2 सब ब्रांच आते हैं, मिक्स्ड के अंदर 2 सब ब्रांच आएंगे, मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड मर्जर के अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन। ना प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन पहले बता देता हूं या नीचे एक्सप्लेन्ड है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन 2 ऐसे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को कंबाइन, दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं बट दोनों को कंबाइन करके एक नया इनोवेटिव सा प्रोडक्ट बन गया। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी में डील करती थी, एक कंट्रोलर में डील करती थी। उसकी वायरलेस टेक्नोलॉजी मैंने मेरे गेमिंग कंट्रोलर में लगाई और एक वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर बन गया। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट एक्सटेंशन हो गया। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब क्या है, 2 कंपनीज हैं, सेम प्रोडक्ट में डील करती है बट डिफरेंट मार्केट्स में। हो सकता है प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट डिफरेंट मार्केट्स में। अब ये दोनों कंबाइन हो रही हैं। एक पर्टिकुलर सिटी जहाँ की नमकीन फेमस है, एक पर्टिकुलर सिटी जहाँ के स्वीट्स फेमस है,
तो स्वीट वाला अब दूसरी नमकीन वाली सिटी में अपने स्वीट्स भी बेचेगा और नमकीन वाले की नमकीन स्वीट्स वाले की सिटी में बिकेगी, तो दोनों बिजनेसेस कंबाइन हो गए। करेक्ट है। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन और प्रोडक्ट एक्सटेंशन कॉन्ग्लोमरेट के अंदर मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट के दो सब ब्रांच होते हैं। अब आते हैं इसके अलावा वाले मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या है, दो इक्वल लेवल के बिजनेसेस हैं ए और बी, तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर आपस में आ रहे हैं, तो कंपनीज हैं, सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन हो रहा है सेम स्पेस पे, कॉम्पिटिटर्स ये कीवर्ड है, ठीक है, सेम गुड्स और सर्विस, क्लियर है। इसके बाद आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर इज दिस, तो इस वर्टिकल मर्जर के अंदर ऐसी दो कंपनीज कंबाइन कर रही हैं जो किसी एक प्रोडक्ट के सप्लाई चेन में जाती हैं। तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका सप्लाई चेन बहुत बड़ा है, कॉटन होगा, कॉटन के बाद इसकी वीविंग होगी, ठीक है, कॉटन के बाद चर्निंग होगी, थ्रेडिंग होगी, वीविंग होगी, कलरिंग होगी, फिर उसके बाद टेक्सटाइल आएंगे, टेक्सटाइल से रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे। इसमें से कोई भी दो चैनल एक दूसरे से कंबाइन हो जाती है तो वो वर्टिकल मर्जर हो जाएगा। बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। कॉटन टेक्सटाइल में जा रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल में जा रहे हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। मर्जर बिटवीन टू कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट सबका रेडीमेड गारमेंट्स पे जा रहा है, उसके पीछे सप्लाई चेन में बहुत सारी चीज़ें पड़ रही हैं, तो ये वर्टिकल मर्जर कहलाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी तीन एक्सप्लेन करने थे, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया आपको। टाइप्स ऑफ एक्विजिशन या टाइप्स ऑफ मर्जर इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक पे या शायद दोनों पे ही क्वेश्चन बन सकता है। अगला है क्वेश्चन, इसके अंदर हमको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड यूज्ड बाय द फॉलोइंग कंपनीज। तीन कंपनीज है, इन्होंने कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती कितने तरह की है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट निकाली उसमें एक प्रॉफिट जोड़ दिया। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इनिशियली प्राइजेस कम रखूंगा, बाद में इंक्रीज कर दूंगा, कंपटीशन हटा दूंगा पहले प्राइजेस कम करके, और उसके बाद मैं प्राइजेस रेज कर दूंगा जब कंपटीशन आने लगेगा। क्या बाद में प्राइजेस रेज कर दूंगा जब कंपटीशन चला जाएगा मार्केट से। इसके बाद आती है स्किमिंग या क्रीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें इनिशियली मैं प्राइजेस हाई रखूंगा क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन है नहीं, जब कंपटीशन आएगा मैं मेरी प्राइजेस लो डाउन कर दूंगा। और उसके बाद आती है वेरिएबल प्राइसिंग, कस्टमर को देख के प्राइस चार्ज की जाएगी। प्रोडक्ट जो आर्टिस्टिक नेचर में है या ऐसी एरियाज जहाँ पे मोल भाव अलाउ होता है, टूरिस्ट लेन है, कस्टमर्स मोस्टली वन टाइम कस्टमर्स हैं, या एंटीक्स की बिडिंग हो रही है, वहाँ पर ये वेरिएबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है। आइए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी गई है। टूथ केयर, अ न्यू ब्रांड इन द फील्ड ऑफ टूथपेस्ट decide to launch their small packs at a cost of ₹5 only, which will be sold in rural market to capture more market share। तो यहाँ पे प्राइजेस बहुत लो रखी गई हैं, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है ड्रिंको लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल दैट न्यू एनर्जी ड्रिंक इनिशियली ओनली इन अर्बन मार्केट। The marketing and finance team decided together that 200 ml Tetra pack will be sold at ₹10 and 1000 ml pack will be sold at 40। तो ये वेरिएबल प्राइसिंग फॉलो हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइजेस चार्ज की जा रही है, ठीक है ना। सेम प्रोडक्ट है बट डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में। आप क्वांटिटी का मेजरमेंट निकालोगे तो प्राइस कोरॉबरेट नहीं कर रही। 200 ml 10 रुपये में आता है, तो 1000 ml जो है डिवाइडेड बाय 200, तो 5 × 10 50 रुपीज़ होना चाहिए, पर ये 40 पे ही मिल रहा है, तो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, बड़ा क्वांटिटी, वेरिएबल प्राइसिंग चार्ज की जा रही है। नेक्स्ट है Buckno, a startup firm in the field of artificial intelligence, decided to sell their voice-enabled vacuum cleaner in the market for 1 lakh for a limited time period to cover the initial research and development cost। बहुत खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसको कवर करने के लिए थोड़ा इनिशियली हम R&D की कवरेज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा लगा है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट आया होगा जिसका कोई कंपटीशन नहीं होगा मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर बेसिकली स्किमिंग की जा रही है या क्रीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की जा रही है। तो पहला वाला पेनिट्रेशन, दूसरा वाला वेरिएबल और तीसरा वाला स्किमिंग या क्रीमिंग। स्किमिंग और क्रीमिंग प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि दही में से मक्खन निकाल देना। तो मार्केट में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, काम की चीज़ें आप यूज़ कर लो,
भागे कंपटीशन के लिए, सिर्फ छाछ छोड़ो मार्केट के अंदर, ठीक है, बटर मिल्क। सेक्शन सी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। हु आर एंजल इन्वेस्टर्स, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैप्टर है दोस्तों, इसमें बेसिकली ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने ही नहीं है। आपको मेथड्स ऑफ फ्रेश इशू पढ़ना है, आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेंचर कैपिटलिस्ट पढ़ना है, एंजल इन्वेस्टर पढ़ना है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैप्टर से तो यूँ समझ लो सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछने आना ही है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो लास्ट चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेसिकली 3 तो टॉपिक है, ठीक है। अब एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन पक्का बनेगा, है ना। या तो एंजल पे आ जाएगा, नहीं तो वेंचर पे आ जाएगा। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली, एंजल और ये इन्वेस्टर है। एंजल मतलब मसीहा, आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। एंजल इन्वेस्टर्स एक्स सीईओ हैं या करंट सीईओ हैं, करंटली खुद बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, हाई नेटवर्थ है इनके पास। नए नए एंटरप्रेन्योर, यंग और बडिंग एंटरप्रेन्योर में ये इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे रिटर्न पोटेंशियल बहुत हाई होगा। तो रिटर्न पोटेंशियल बहुत हाई है तो रिस्क भी बहुत हाई रहेगा। ये मेंटोर बनते हैं, प्रोएक्टिव एडवाइस देंगे, हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स उसको प्रोवाइड करेंगे। एंजल इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर जिसमें एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, इनमें गुरु चेले का रिश्ता है। वहीं जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका काम है वो दुकान खोल के बैठे, तो वो नए नए एंटरप्राइज ढूंढ रहे इन्वेस्ट करने के लिए, उनका बिजनेस ही यही है। तो वो एडवाइस देते हैं पर प्रोएक्टिवली नहीं देते, मांगने पे एडवाइस देंगे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स सेलेक्टेड और कुछ ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि एंजल इन्वेस्टर्स खुद एक एंटरप्रेन्योर है और वो 1-2 बिजनेस का मेंटोर बन रहा है। वही वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, उसका काम ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है और वो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर एफ्लुएंट इंडिविजुअल है, ठीक है, कैपिटल प्रोवाइड करता है ये बिजनेसेस को स्टार्टअप के लिए, अर्ली स्टेज में करता है कंपनी की, कन्वर्टेबल डेट लेता है या ओनरशिप इक्विटी लेता है। कन्वर्टेबल डेट मतलब शुरुआत में जब बिजनेस प्रूव नहीं हुआ है तो उतने टाइम तक मैं डेट दूंगा, और जैसे ही बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तब ये डेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी। तो जब रिस्क वाला फेज है वहाँ पे मैंने डेट की तरह स्ट्रक्चर किया हुआ अपने इन्वेस्टमेंट को, तो सिक्योर हूँ, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जब बिजनेस अच्छे पैसे कमाने लगेगा तब मुझे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तब उसके सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो मेरे डेट को कन्वर्ट करवा लूँगा इनटू इक्विटी। करेक्ट है। इतने प्रिविलेज्ड तरीके के इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें दूसरे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ऑफ द रिस्क प्रोफाइल एसोसिएटेड विद दोज वेंचर्स, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं तो एंजल इन्वेस्टर्स करंट या रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, हाई नेटवर्थ है इनकी, ये की पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी नॉलेज है इनके पास, एक्सपर्टीज़ है। एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्ट भी करेंगे क्योंकि बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। फंड इन्वेस्ट करने के साथ प्रोएक्टिव एडवाइस भी देते हैं, ये गाइडेंस देते हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरिंग करते हैं, ठीक है ना। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ग्रेट कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू क्रिएशन करना चाहते हैं, कंपनी की वर्थ इंक्रीज करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। इनका शार्प इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स करंट डेवलपमेंट्स इन पर्टिकुलर बिजनेस अरीना, जिनमें ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें स्कोप है, अगली जनरेशन को मेंटोर करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर को, तो एक काइंड ऑफ वेलफेयर या शागिर्द की हेल्प करना, असिस्टेंस करना, फ्यूचर योर सेल्फ क्रिएट करना, इनका एक इंटेंशन रहता है बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। और ऐसे लोगों को अपना वास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करने में यूज़ के लिए देते हैं, ठीक है। सो दिस इज एंजल इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, गणपति स्टील अ लार्ज क्रेडिट वर्दिंग कंपनी
Manufacturing steel for Indian market, it now wants to cater to Asian market and decide to invest in high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. लंबे समय का पैसा चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. The company decide to raise funds through capital market. कंपनी ने सोचा कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड्स रेज करते हैं. 40% of the funds will be raised directly from public through issue of prospectus. दोस्तों जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो या इतना बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहले लास्ट में पढ़ लेना चाहिए कि आखिर हमसे मांगा क्या है. तो मिस्टर आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू यूज्ड बाय द कंपनी. कौन सा तरीका यूज़ किया इस कंपनी ने फ्रेश इशू के लिए पैसे उठाने के लिए, वो बताना है. ऑल्सो स्टेट वन बेनिफिट ऑफ ईच मेथड. हर मेथड का कुछ बेनिफिट बताना है, बता देंगे. द इशू वॉज वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर्स. इशू बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया इन्वेस्टर्स ने. मिस्टर रमन एन इन्वेस्टर कुड नॉट गेट शेयर्स. कोई एक इन्वेस्टर है रमन नाम का, उसको शेयर नहीं मिले अलॉटेड. व्हेन द ऑफर वॉज मेड टू पब्लिक. अलॉटमेंट नहीं लगा होगा, मुश्किल होता है लगना. जो बहुत ही अच्छी कंपनीज होती है उसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता अलॉटमेंट. कई बार लॉटरी नहीं लगती, ठीक है. तो ही विशेस टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, पर वो अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है. आप उसको बताइए कि उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके. बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है ये वाला. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर करते हैं. तो 40% ऑफ द फंड्स विल बी रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इशू करके फंड्स किया है, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है. फ्रेश इशू लाएं प्रोस्पेक्टस के थ्रू. इसकी एडवांटेज क्या है, बहुत सारा फंड्स एट वंस मिल जाता है, कंपनी को वैल्यूएशन अच्छा मिलता है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता जा सकता है. क्योंकि लिस्ट करवाने के लिए कंपनी को जो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है जो सारी इन्वेस्टर सेंट्रिक है. तो वो सारी रिक्वायरमेंट अगर कंपनी फुलफिल कर रही है तो इन्वेस्टर को बहुत सेफ्टी फील होती है कि यार ये कंपनी बहुत थरली चेक्ड है स्टॉक एक्सचेंज से, तो इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ. एक मिडिल मैन है बीच में, स्टॉक एक्सचेंज है जिसने प्रॉपर्ली इस कंपनी को, सेबी है बीच में जिसने प्रॉपर्ली इस कंपनी को चेक किया है, ठीक है. तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया, इसकी एडवांटेज भी बता दी. 40% ऑफ द शेयर्स विल बी डायरेक्टली सोल्ड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स. तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया. प्राइवेट प्लेसमेंट के फायदे क्या हैं, देखो आपकी कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन मिल जाएगा, क्योंकि अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट जिन सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ने किया है ये आपके लिए मार्केट बनाएंगे अब, क्योंकि इनका पैसा लगा है आपकी कंपनी में, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू अच्छी निकले. ये सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट आपकी कंपनी को एक एडेड वैल्यू देगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है. एक और एडवांटेज ये है कि सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के थ्रू इशू करने में आपको लॉन्ग जो प्रोसेस है पब्लिक इशू के लिए वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें कॉस्ट भी थोड़ी कम आएगी और आपको कुछ लोगों से ही डील करना है. बाकी सारी पब्लिकली शेयर्स को फ्लोट करने की फॉर्मेलिटीज़ है, सर्कुलेट करने की जो जिम्मेदारी है अब इन इन्वेस्टर्स पे आ जाती है. अब ये मार्केट में आपका फर्दर शेयर बेचेंगे, ठीक है. 20% जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए रखा, तो ये ईसॉप हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया. मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया है, एम्प्लॉयज़ को शेयर दिए. यूजुअली ये मार्केट प्राइस से थोड़े कम दिए जाते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कंपनी खुद कर देती है. इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं अब उनको ओनरशिप स्टेक मिल रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. अब वो और मन लगा के काम करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सैलरी नहीं मिल रही, अब उनका वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो. दूसरा एडवांटेज इसका ये कि इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम आएगी, क्योंकि ये तो घर में ही बैठा है हमारा एम्प्लॉय, तो इसमें जो मनी भी फ्लोट करानी है शेयर की वो भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सैलरी में से एडजस्ट ही कर सकते हो. तो ये इसका सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज है. मेथड्स ऑफ फ्रेश इशू समझा दिया हमने, एक बेनिफिट भी बता दिया सबका. इसके बाद रमन को शेयर नहीं मिला था तो वो क्या कर सकता है, भाई रमन आप सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हैं. ये सारे जो तरीके थे पब्लिक इशू वगैरह ये प्राइमरी मार्केट के थे, तो जिन लोगों ने प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदा होगा वो लोग सेकेंडरी मार्केट में आपको मार्केट प्राइस पे शेयर दे देंगे, उस प्राइस पे आप शेयर खरीद सकते हैं. ऑफकोर्स वो इशू प्राइस से कम या ज़्यादा हो सकती है, आपकी इच्छा है कंपनी को करने की, इसका मतलब कंपनी अच्छी ही होगी, तो सेकेंडरी मार्केट में आपको जो अलॉटमेंट प्राइस थी इनिशियल पब्लिक ऑफर की वो तो नहीं मिलेगी, थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे.
बट आपको सेकेंडरी मार्केट में शेयर मिल जाएगा. पे द प्राइस एंड गेट द शेयर. ठीक है. 14th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ बिजनेस न्यूज़पेपर एंड आंसर द फॉलोइंग थिंग, द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेता हूँ. Quoting the lines from the passage, identify and explain the reasons for taking up stake by फोन इंडिया लिमिटेड. तो फोन इंडिया ने क्या कारण थे जिसकी वजह से स्टेक अक्वायर किया, पहली चीज़ ये बतानी है. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स अपार्ट फ्रॉम वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए. उसके अलावा 3 रीजन और देने. फोन इंडिया लिमिटेड द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया बाय सब्सक्राइबर बेस. इसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सेकेंड लार्जेस्ट हैं आफ्टर वायरल या विरल जो भी बोल दीजिए आप. ह्यूबर ईवल लिमिटेड HEL, ठीक है, was another leading mobile operator in India. In the year 2007, Phone India Limited acquired 52% stake in HEL. फोन इंडिया ने HEL को 52% स्टेक अक्वायर कर लिया. मतलब अब वो उसका एक्विजिशन हो गया. अब मालिक कौन बन गया है? HEL का मालिक कौन बन गया है? फोन बन गया. फोन ने ये एक्विजिशन कुछ सोच रख के किया होगा. क्यों किया? आइए देखते हैं. मेन मोटिव इज गोइंग फॉर द डील वॉज इट स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपैंडिंग इनटू इमर्जिंग एंड हाई ग्रोथ मार्केट. भाई ये रीज़न हो गया. कोट जो करनी थी लाइन वो ये रही. ये लाइंस कोट करनी. तो आपको एक्चुअली ये लाइंस लिखनी है. देखिए आंसर के अंदर देखिए आप, ये लाइंस लिखी हुई है कोट करके. तो आपको ये बताना है. ठीक है, ये रीज़न था. तो कोटिंग लाइन फर्स्ट का आंसर तो हो गया. ठीक है, इसके अलावा और रीजंस बताने हैं जिस वजह से एक्विजिशन किया गया है. तो एक्विजिशन करने के रीजंस फॉर मर्जर्स और एक्विजिशन आपको बताने हैं. तो उसके अंदर सिनर्जी बेनिफिट होता है. सिनर्जी बेनिफिट अभी एक्सप्लेन किया था कि दोनों कंपनी कंबाइंस करेंगी तो इंडिविजुअल वैल्यूज से ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी. ऑपरेशनल रीजंस और फिनेंशियल सिनर्जी रीजंस की वजह से. कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए आप एक्विजिशन कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं. एक कंपनी के पास कुछ टेक्नोलॉजी है, मैंने वो कंपनी एक्वायर कर ली ताकि वो टेक्नोलॉजी मुझे मिल जाए. कोई कॉम्पिटेंसी एक्वायर करने के लिए, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है काबिलियत. तो किसी कंपनी के पास कोई काबिलियत है, वो काबिलियत अब मुझे चाहिए, तो वो काबिलियत एक्वायर करने के लिए मैंने वो कंपनी खरीद ली. उस कंपनी के पास, किसी एक कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने वो कंपनी एक्वायर कर ली ताकि वो कैश मुझे मिल जाए, लिक्विडिटी मिल जाए. बेसिकली मैं उस कंपनी को एक्वायर करूंगा, उसका पैसा मुझे मिल जाएगा, लिक्विड फंड्स मुझे मिल जाएंगे, और उन लिक्विड फंड्स को आई कैन यूज टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज दैट वन कंपनी माइट हैव इन द मार्केट. टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि फाइनेंशियल सिनर्जी में मैंने एक्सप्लेन किया ही था. एज सिंपल एज दैट. लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों. एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिलेशन टू मार्केट कंसिडरेशन. तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स हैं. तो इनमें से कोई एक कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, यहाँ पे मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स दे रखे हैं, एग्जाम में शायद प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स पूछ लें या इन जनरल कुछ फैक्टर्स पूछ लें. तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. अपने चूजन मत पढ़ के जाना. नंबर ऑफ बायर्स, हर एक कैटेगरी को पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है वो कैटेगरीज दे दे और सिर्फ इसी बेसिस पे बताइए कि कैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा. चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया अब वो कस्टमर तक पहुँचाना है, तो उसको पहुँचाने के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा. वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. ट्रांसपोर्टेशन करना है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल करवाना है. प्रोडक्ट जिस जगह मैन्युफैक्चर हुआ उसी जगह कस्टमर एग्जिस्ट करता है ऐसा ज़रूरी नहीं है. कस्टमर पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है. अब उस कस्टमर तक मुझे प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो कोई एक चैनल फॉलो करना पड़ेगा प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का टू ऑल द कस्टमर्स. तो कैसे डिसाइड हो कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा, 3 लेवल होगा. मतलब 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटो तो 2 होते हैं. एक तो 0 लेवल. 0 लेवल का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर है और अब सीधा कंज्यूमर को बेचेंगे, नो मिडिल मैन इन बिटवीन. इसके बाद आता है 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल. 1 लेवल के अंदर मैं एक बड़ा रिटेलर ढूंढूंगा, वो बेचेगा कस्टमर को. 2 लेवल के अंदर होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा और उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा. 3 लेवल के अंदर पहले एक एजेंट आएगा, उस एजेंट से मैं अच्छे अच्छे होलसेलर्स निकलवाऊंगा, फिर वो होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचेंगे और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचेगा. तो यहाँ पे एक मिडिल मैन है इसलिए 1 लेवल, यहाँ पे 2 हैं इसलिए 2 लेवल, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 लेवल. ठीक है, अब क्या फैक्टर है
जो अफेक्ट करते हैं कि मैं ज़ीरो लेवल पे जाऊंगा यानी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मिडिल मैन रखूंगा यानी इनडायरेक्ट फॉलो करूंगा। तो ब्रॉडली इन दोनों में से कौन सा फॉलो किया जाएगा ये डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे क्या फैक्टर है ये अफेक्ट करते हैं कि मैं डायरेक्ट चैनल सेलेक्ट करूंगा या इनडायरेक्ट चैनल सेलेक्ट करूंगा। उसमें मुझे मार्केट कंसिडरेशन की कैटेगरी में आने वाले पॉइंट्स ही बताने हैं। मार्केट कंसिडरेशन में पहला आता है नंबर ऑफ बायर्स। देखिए अगर आपके नंबर ऑफ बायर्स कम है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह मिल जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करो ना। क्यों मिडिलमैन के को एम्प्लॉय करके अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करवाना चाहते हो? और अगर आपके नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और स्कैटर्ड हैं तो आपको इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी ताकि आप सभी कस्टमर्स को रीच आउट कर पाओ और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, हर एक कस्टमर तक पहुंच पाओ। नंबर ऑफ बायर्स। टाइप्स ऑफ बायर, जनरल बायर्स हैं मतलब कंज्यूमर्स हैं या इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। जनरल बायर्स हैं, ठीक है, तो जनरल बायर्स स्कैटर्ड होंगे, कॉमन मैन है, इधर उधर स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा इन नंबर है तो आप उसको रीच आउट नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्ट सेलिंग बेटर है। इंडस्ट्रियल बायर है तो यू कैन रीच टू द इंडस्ट्री, देर आर वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ customers that would be there in the industry, so you can reach to the industry place and directly sell them. अगर आप मार्बल का कोई कटर यूज कर रहे हैं तो मार्बल इंडस्ट्री के पास जाओ जहां वो मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएटेड है, डायरेक्ट सेलिंग कर लो। बट आपने कोई चॉकलेट बनाई है तो चॉकलेट के कस्टमर्स तो पूरे इंडिया में इतने जगह फैले हुए हैं, कोई एक पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड वे में वो एक ही जगह मिलेंगे नहीं, फिर इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी। बाइंग हैबिट्स। बाइंग हैबिट्स का मतलब है कि कस्टमर्स कैसे पसंद करता है प्रोडक्ट को बाय करना। इनडायरेक्टली बाय करना पसंद करता है तो इनडायरेक्टली सेल करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्टली बाय करना पसंद करता है तो डायरेक्टली सेल करना होगा। देखिए फ्यू प्रोडक्ट्स दैट पीपल विश टू बाय बट वो डिस्क्रीटली बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट सेलिंग मतलब रिटेल आउटलेट से वो परचेज करना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर उसकी सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद बेचना चाहती है। और कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कस्टमर्स विलिंगली जाकर रिटेल मार्केट पे देख के एक्सप्लोर करके परचेज करना पसंद करता है, तो उसकी डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी। बाइंग हैबिट्स के लिए अ मैन्युफैक्चरर शुड टेक सर्विसेज ऑफ मिडिलमैन इन इफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट परमिट हिम टू सेल गुड्स एंड क्रेडिट टू दोज कस्टमर्स। अब कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रेडिट चाहिए उनको। बाइंग हैबिट ये है कि उधार पे खरीदना पसंद करते हैं और आप उधार देने के लिए फाइनेंशियली केपेबल नहीं हो, तो आप क्या करो, आप होलसेलर्स को बोल दो कैश आउट कर जाओ। अब होलसेलर फिर उधार में बेचता रहेगा या रिटेलर उधार में बेचता रहेगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी तो आपने कैश आउट कर लिया ताकि आप अपना नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट कर सकें। वहीं अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और आप क्रेडिट अलाउ करना चाहते हैं तो आप खुद बेच लीजिए, करेक्ट है। अगर कस्टमर्स कैश पे परचेज करना पसंद करते हैं इस प्रोडक्ट को, उनको डिस्काउंट वगैरह ऑफर करते हैं आप, या कैश पे ही बाय किया जाता है ये प्रोडक्ट, मार्केट के पार्लेंस से ही है, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग करो, इनडायरेक्ट सेलिंग नहीं करो। बाइंग क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, कभी कभी परचेज किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग की जा सकती है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज किया जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर बेटर रहेगा कि आप इनडायरेक्ट सेलिंग करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर बेचने में लग जाएगी तो आप प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे। साइज़ ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट बहुत बड़ा है इनडायरेक्ट सेलिंग करिए, मार्केट कवर हो पाएगा। मार्केट छोटा है, बहुत कम कस्टमर्स हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज योर CBSE सैम्पल पेपर एज इशूड। पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है, यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन। देखिए प्लीज़, टाइम आई ऑनेस्टली नहीं मिल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से आई एम मैनेजिंग टाइम टू अपलोड वीडियोज़, ऑल्दो टर्म 2 का कंटेंट अवेलेबल है। सैम्पल पेपर्स आपकी विश है, डिमांड है, मैं कोशिश करूँगा कि और सैम्पल पेपर्स मैं अपलोड करूँ, बट उसके लिए आई नीड समथिंग फ्रॉम यू इन रिटर्न। एटलीस्ट वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाइए। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, जो व्यूज़ होते हैं उससे लाइक्स कोरॉबरेट नहीं करते, तो चैनल को इतने एंगेजमेंट नहीं मिल पाते, वीडियो का एंगेजमेंट नहीं मिल पाते, एंड सिंपल मैथ्स एनी पर्सन विल डू दैट। That is simply, if I am investing my time here, I am not investing my time elsewhere, and from that particular source I am making revenue. So opportunity cost है to do this work. तो एटलीस्ट आप चैनल के एंगेजमेंट्स क्रिएट करिए
लाइक ज़रूर करिए, चैनल से सब्सक्राइब्ड रहिए, चैनल अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी बेनिफिट मिलता है उनको सजेस्ट करिए, थोड़ा सा एफर्ट इसमें पुट करिएगा तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले टू क्रिएट मोर वीडियोज़, राइट। ऑल्सो चैनल को देखिए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम and it will not cost you much to at least support the channel with any nominal amount that you can, ठीक है। तो चैनल के सपोर्ट के लिए कुछ लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट द चैनल सो दैट इट financially becomes beneficial for me to put up efforts here. I truly wish to help you guys. If I would have surplus time, I would have not given a second thought and created videos for you. But I'm running very short of time. I have lots of other responsibilities to do. So I'll make best efforts to upload more videos. ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन वगैरह है कमेंट सेक्शन में यूज़ करिएगा, चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा और प्लीज़ टर्म 1 में इतने लोगों ने चैनल को एक्सेस किया था, देखा था, बट आपने अपने मार्क्स शेयर नहीं किए, बहुत कम लोगों ने शेयर किए। प्लीज़ टर्म 2 में जो भी चैनल से जितना भी पढ़ रहे हैं अपने स्कोर्स ज़रूर शेयर करिएगा सो दैट अदर पीपल गेट टू नो कि हाउ बेनिफिशियल और इफ़ नॉट बेनिफिशियल दिस चैनल इज़, ईदर वे, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो से आपको कितना फ़ायदा पहुंचा, क्या पहुंचा। और अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं प्लीज़ टर्म 1 के मार्क्स अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप जितनी भी प्रेज़ मेरी तरफ भेजते हैं इंस्टा डीएम्स करके, बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली एंड आई एम वेरी थैंकफुल। और सच बताऊँ ना, बाकी सारी बातें एक तरफ, वो बहुत मोटिवेट करता है टू क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू एंड आई ट्रूली विश चैनल से सबकी हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हर चैनल का व्यूअर लेकर आए। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भी प्रेज़वर्दी बातें आप उधर बताते ना यार, उसको चैनल के कमेंट सेक्शन में भी लिखो, ठीक है ना, ताकि दुनिया को पता चले यार कि कितना अच्छा काम हो रहा है ना। सिर्फ आपके और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन ना रहे, वो लोगों को भी पता चले, इससे चैनल को एंगेजमेंट्स मिलेंगे, सिंपल। एंड आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। सो प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल, हेल्प द चैनल, लाइक द वीडियो, स्टे सब्सक्राइब, शेयर द चैनल, शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स। जो नए बच्चे हैं जो अभी प्रेजेंट 12th में आए उनसे शेयर करिए और चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक सम सिंसियर एफर्ट्स, links are in the description. I'll see you in the next video guys. Have a very good day today and all the best for your exams.